नमस्कार। आज अपने पास में एग्जांपल है 5.2। निम्न फलन बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं। देखिए फंक्शन है f(x इक्वल टू x sin 1 upon x if x is not equal to 0 और 0 है if x इक्वल टू 0। देखिए भाई हमें सिद्ध करना है कि x इक्वल टू 0 पर संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जांच करेंगे 0 पर संतत की। 0 पर संतत की जांच किस प्रकार से करेंगे देखिएगा भाई। 0 पर ज्ञात करिए फलन की बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, तीनों अगर बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 0 पर फलन का मान f0 जो कि कितना है भाई 0। इसके बाद में हम लोग देखेंगे 0 पर बाईं सीमा जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं f0 माइनस 0 के द्वारा, और ये बराबर होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए भाई यहाँ x का जो मान है 0 माइनस h है। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है तो फिर फंक्शन आपके पास में आएगा x। अब x का वैल्यू पुट करोगे माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस h। अब h को आप लोग जैसे 0 कर देंगे तो ये तो 0 और इंटू ये साइन इन्फिनिट हो जाएगा। साइन 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिट, तो साइन इन्फिनिट बन गया। अब देखिए साइन इन्फिनिट का वैल्यू हम लोग नहीं जानते कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू आता है हमेशा -1 और +1 के मध्य में आता है, लेकिन -1 और +1 के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब एक्चुअल में कौन सी वास्तविक संख्या होगी ये हमें मालूम यहाँ पर नहीं होगा। तो बस केवल इतना हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इस साइन इन्फिनिट का जो वैल्यू होगा -1 से +1 के मध्य परिमित राशि है। ये हमें नहीं पता है कि वो परिमित राशि कौन सी है, ठीक है। अब लेकिन जैसे वो परिमित राशि कुछ भी हो उसको आप लोग जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो राशि क्या बन जाएगी 0। तो बाईं सीमा आपके पास में आ गई 0। अब हम ज्ञात करेंगे दाईं सीमा। दाईं सीमा जो होती है इसको आप रिप्रेजेंट करोगे f0 प्लस 0 के द्वारा, और बराबर लिखेंगे किस प्रकार से देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ठीक है भाई। तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब x का मान 0 से बड़ा है भाई, यहाँ पर 0 से बड़ा है लेकिन 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो फंक्शन वही आना है फिर से। तो लिख दो x का मतलब h साइन 1 अपॉन h, ठीक है। h को 0 कर दो इसके अंदर और लिमिट ज्ञात कर लो। तो h को कर दिया 0, h को 0 करते ही साइन इन्फिनिट। साइन इन्फिनिट का मान नहीं पता क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि -1 से +1 के बीच में होगा, लेकिन उसके बीच में क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, ठीक है भाई। और इसको आप 0 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ देखिए क्या आ जाएगा 0। आप यहां देख सकते हैं 0 पर फलन का मान बाईं सीमा, दाईं सीमा तीनों बराबर। तो चूंकि f0 माइनस 0 इक्वल टू f0 प्लस 0 इक्वल टू f0, तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, ठीक है। संतत की जांच हमने कर ली 0 पर। अब हम जांच करेंगे अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए हम ज्ञात करेंगे 0 पर बायां अवकलज और दायां अवकलज। तो देखते हैं तो अब हम क्या करेंगे 0 पर बायां अवकलज। 0 पर जो बायां अवकलज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f'0 माइनस 0 के द्वारा, और बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो भाई 0 माइनस h x का मान, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा है लेकिन 0 नहीं है,
जीरो नहीं है तो फलन आप लिखिएगा एक्स, एक्स का मतलब माइनस एच, साइन 1/x का मतलब क्या है भाई, माइनस एच माइनस एफ जीरो, यानी जीरो पर फलन का मान देख सकते हैं कितना है, 0/-एच, ठीक है, इक्वल टू माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, तो आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -1/h, इसको आप ऐसा लिख सकते हो माइनस साइन 1/h, तो ये लीजिएगा माइनस साइन 1/h, h को 0 अगर कर दें तो इंफिनिट बन जाएगा, साइन इंफिनिट, और साइन इंफिनिट का जो वैल्यू है आप लोग नहीं जानते क्या होता है, बस केवल इतना जानते हैं कि साइन का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है, तो यहां लिख दीजिएगा -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, ठीक है ना भाई, ये आ गई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि -1 और +1 के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, यहां कौन सी है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यहां जो बायां अंकलज है इसका अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब f डैश 0-0 विद्यमान नहीं है, f डैश 0-0 विद्यमान नहीं है, और जब बायां अंकलज विद्यमान नहीं है तो हमें दायां अंकलज ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, तो इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है, तो हमने कर दी जांच कि फलन। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 5.3, स्टेटमेंट है माना कि f तथा g ऐसे फलन है कि f का परिसर g के प्रांत में अंतर्विष्ट है, यदि f बिंदु C पर तथा g f C पर अवकलनीय है तो संयुक्त फलन GOF बिंदु C पर अवकलनीय होगा, और D of GOFC इक्वल टू G डैश FC डॉट F डैश C है, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है कि f तथा g ऐसे फलन है कि f का परिसर g के प्रांत में अंतर्विष्ट है, इसका मतलब केवल ये होगा कि यहाँ GOF परिभाषित है, तो चूंकि GOF परिभाषित है, GOF परिभाषित है, ठीक है भाई, GOF परिभाषित है। अब GOF अगर परिभाषित है तो फिर आपको दिया है कि f बिंदु C पर और g f C पर कैसे है, अवकलनीय है, ठीक है, तो फिर हमें सिद्ध करना है आप कि d GOF C, तो हम इसको हल करेंगे d GOF C को इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो f डैश C होता है, f डैश C बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू C fx माइनस fc बटा x माइनस c के, ठीक है, ये होता है आपके पास में f डैश C, और जो f डैश C होता है इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d ऑफ fc के द्वारा, ठीक है, तो ये f डैश C है जिसको आप dfc से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहां से जो d GOFC है इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, आप दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते हैं f के स्थान पर आपको करना है यहाँ पर GOF, तो इसमें f के स्थान पर GOF कर दीजिए, ऐसा जब कर दोगे तो आ जाएगा GOF x माइनस GOFC और बटा x माइनस C, ठीक है भाई, तो बराबर, अब इसको हल करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू C, देखिए जो GOFX है संयुक्त फलन की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, इसको आप g ऑफ fx भी लिख सकते हैं, माइनस इसको आप लिख सकते हैं g ऑफ fc बटा x माइनस c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखिए fx माइनस fc से हम यहाँ भाग भी करेंगे और गुणा भी करेंगे, ऐसा जब करेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ fx माइनस g ऑफ
एफ सी बटा एफ एक्स माइनस एफ सी और इंटू एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, एफ एक्स माइनस एफ सी से भाग भी कर दिया और गुणा भी कर दिया। इसके बाद में देखिएगा भाई, चूंकि एफ अवकलनीय है और अवकलनीय है तो संतत भी होगा, और संतत की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि जैसे ही x टेंड्स टू c होगा तो fx टेंड्स टू क्या हो जाएगा भाई, fc। तो जैसे ही x टेंड्स टू c है तो fx टेंड्स टू बन जाएगा आपके पास में fc। और अब इसके जो लिमिट है दोनों का हम लोग अलग अलग कर देंगे और फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो अब देखो लिमिट अलग अलग कर रहे हैं पढ़ो, तो t g ऑफ एफ सी इक्वल टू लिमिट, अब x टेंड्स टू c है तो आप इसको fx टेंड्स टू fc भी लिख सकते हैं, fx टेंड्स टू fc g fx माइनस g fc बटा fx माइनस fc डॉट लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc fx माइनस fc बटा x माइनस c। ठीक है भाई, अब इसको हल करिएगा। देखो ये तो क्या बन गया आपके पास में, जैसे देखो ये वाला जो डेफिनेशन है f डैश c का है ना, तो बस इसकी कंपैरिजन करें तो f के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, g ऑफ fx, तो आपके पास में ये बन जाएगा g डैश fc। ठीक है भाई, जैसे f की जगह g fx fc की जगह g fc है, तो यहाँ g fc तो बन गया g डैश fc। ठीक है ना, और डॉट ये f डैश c हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको प्रूव करना था। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 5.4, यदि फलन f बिंदु c पर अवकलनीय तथा उसके सामीप्य में एककी है तो f का प्रतिलोम फलन g fc पर अवकलनीय होगा तथा g डैश fc इक्वल टू 1 अपॉन f डैश c, बस शर्त है कि f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखिएगा भाई, सबसे पहले तो देखिएगा आपको दे दिया गया है कि f बिंदु c पर कैसा है, अवकलनीय है, और साथ ही में f का जो प्रतिलोम फलन है g है। ठीक है, f का प्रतिलोम फलन g है, ध्यान देना भाई, f का प्रतिलोम फलन g है, इसलिए GOF x बराबर ये आ जाएगा x के फॉर ईच ऑफ x बिलोंग्स टू, ये अपने प्रांत का एक c के सामीप्य ले लेते हैं क्योंकि आपको c पर अवकलन नहीं दिया हुआ है ना, तो जो x के लिए जो प्रांत है वो अपन c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा ले लेते हैं, c का कोई भी एक प्रतिवेश। ठीक है, डेल्टा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। अब देखो मैंने यहाँ जो लिखा है GOF x बराबर x, ये कैसे लिखा है, देखिए कभी भी जो कोई भी दो फलन अगर है एक दूसरे के प्रतिलोम अगर होते हैं तो प्रतिलोम फलनों का जो संयुक्त फलन होता है हमेशा तत्समक फलन के बराबर होता है, और तत्समक फलन का मतलब fx बराबर x। तो यहाँ जो f और g है आपको दिए गए हैं कि प्रतिलोम फलन है एक दूसरे के, इसलिए जो GOF है x वो x के बराबर ही आएगा। ठीक है ना, एक तत्समक फलन ये बन जाएगा, तो GOF x बराबर x आ गया। अब हमें सिद्ध करना है कि g डैश fc बराबर होगा 1 अपॉन f डैश c के। तो देखिए इसके लिए आपको दिया गया था कि f बिंदु c पर कैसा है, अवकलनीय, तो चूंकि f बिंदु c पर अवकलनीय है, f बिंदु c पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो f डैश c लिखिए भाई, इसलिए हम लोग जानते हैं अवकलनीय है तो f डैश c बराबर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c। ये डेफिनेशन आ गया आपके पास f डैश c का, और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए भैया। तो अच्छा अपने को करना है यहाँ पर 1 अपॉन f डैश c लेके, और आपको दे दिया गया कि f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो चूंकि f डैश c इज नॉट इक्वल टू 0
इसलिए हम लोग 1/f' ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/f' हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, भाई इसका व्युत्क्रम हो जाएगा ना, तो बनेगा x माइनस सी बटा fx माइनस fc। ठीक है, तो 1/f' इक्वल टू 1/f' इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखिएगा, आप देख सकते हैं GOF x बराबर था x के, इसका मतलब ये जो x है इस x के स्थान पर आप GOF x लिख सकते हैं। तो x के स्थान पर आपने लिख दिया GOF x माइनस, इसी प्रकार से ये जो c है इस c के स्थान पर आप लोग लिख सकते हैं GOF c बटा fx माइनस fc। तो बटा fx माइनस fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखो भाई ये जो GOF है इसको हम लिख सकते हैं G ऑफ fx माइनस GOF को हम लिख सकते हैं G ऑफ fc और बटा fx माइनस fc। अब देखिएगा चूंकि c अवकलनीय फलन f जो है बिंदु c पर अवकलनीय है, अवकलनीय होने का मतलब संतत भी है, और संतत का मतलब हम जानते हैं कि जैसे ही x टेंड्स टू c होगा तो fx टेंड्स टू fc होगा। ठीक है, अब इसको हल करिए। तो अब देखिए 1/f' क्या बन जाएगा, इसलिए 1/f' इक्वल टू लिमिट, अब देखिए x टेंड्स टू c, इसको आप लिख सकते हैं fx टेंड्स टू fc। x टेंड्स टू c, इसको आपने लिख दिया fx टेंड्स टू fc। अब क्या बच गया भाई आपके पास में g ऑफ fx माइनस g ऑफ fc और बटा fx माइनस fc बटा fx माइनस fc इक्वल टू, अब f' की डेफिनेशन से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये आपके पास में क्या बन गया, देखो यहाँ GFC है ना, इसका मतलब ये बन गया G'(FC) और यही हमें सिद्ध करना था कि G'(FC) बराबर होगा 1/f' के। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रमेय 5.5, माना कि फलन f अंतराल AB में परिभाषित है तथा किसी C बिलोंग्स टू AB के लिए f' विद्यमान एवं धनात्मक है, तो बिंदु C का कोई प्रतिवेश C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा विद्यमान है जिसमें फलन f निरंतर एकदिष्ट वर्तमान फलन होगा। ठीक है भाई, देखते हैं, देखिएगा अब इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको दे दिया कि फलन f इस अंतराल AB में परिभाषित है और C बिलोंग्स टू AB के लिए f' विद्यमान है और धनात्मक है। तो सबसे पहले तो चूंकि f' विद्यमान है, C बिलोंग्स टू AB में f' विद्यमान है। अब f' विद्यमान है तो f' का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अवकलज का जो सेकंड डेफिनेशन है यहां से हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो सेकंड डेफिनेशन से देखिएगा भाई C पर अवकलनीय का है तो mod x माइनस c लेस देन डेल्टा, देन mod fx माइनस fc बटा x माइनस c माइनस f' लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन और डेल्टा जो है कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, तो यहां लिख देना, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ताकि mod x माइनस c लेस देन डेल्टा, देन mod fx माइनस fc बटा x माइनस c माइनस f' लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है भाई, अब इसको हल करिएगा। देखो इसको हल करते हैं अपन, क्या करेंगे, यहां से मापांक हटा देते हैं। एक बार मापांक हटाने पर एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, और जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेके हम इसको हल करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है f' माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx माइनस fc
बटा एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है भाई, जैसे ही यहां से मापांक घटा देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। और इसका भी अगर मापांक घटा दोगे तो एक बार पॉजिटिव लोगे और एक बार नेगेटिव लोगे तो ये इस प्रकार से बनेगा आपके पास में c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये अपने पास में आ गया f डैश c माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx माइनस fc बटा x माइनस c लेस देन f डैश c प्लस एप्सिलॉन। जबकि अब देखो ये जो c माइनस डेल्टा लेस देन x c प्लस डेल्टा, इसका मतलब क्या है कि x का मान c माइनस डेल्टा से बड़ा है लेकिन c प्लस डेल्टा से छोटा है। तो इसको अपन अंतराल रूप में भी लिख सकते हैं। तो अंतराल रूप में अगर लिखेंगे तो उसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। भाई x c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, इसका मतलब यही है। इसको आपने इस प्रकार से अंतराल रूप में भी लिख दिया है। ठीक है, और अब इसको देखते हैं हम लोग। अब इसको देखो, आपको दिया हुआ है कि जो एफ डैश सी है विद्यमान भी है और साथ में धनात्मक भी है, और एप्सिलॉन जो है कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, इसलिए एप्सिलॉन को अपन ने ले लिया यहाँ 1/2 एफ डैश सी। ठीक है, और धनात्मक है, धनात्मक का मतलब ग्रेटर देन 0 है ये। तो एप्सिलॉन का मान अपन ने क्या ले लिया 1/2 एफ डैश सी, और एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे और इनको दोनों को यहां से ले लेंगे। तो इनको दोनों को लेंगे तो देखो fx माइनस fc, fx माइनस fc बटा x माइनस c। सही है भाई, fx माइनस fc बटा था ना, तो ग्रेटर देन f डैश c माइनस एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा f डैश c माइनस एप्सिलॉन का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/2 f डैश c, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। ठीक है भाई, तो fx माइनस fc बटा x माइनस c ग्रेटर देन f डैश c में से 1/2 f डैश c घटा दीजिएगा तो 1/2 f डैश c। अब देखो आपको दिया गया है कि f डैश c धनात्मक है, इसका मतलब कोई भी धनात्मक संख्या अगर हो उसको 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी धनात्मक ही होगा। तो f डैश c अगर धनात्मक है तो 1/2 f डैश c भी धनात्मक है। धनात्मक का मतलब ये है ग्रेटर देन 0, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। ठीक है, और अब देखिएगा ये f डैश c ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हो गया भाई, ये जो fx माइनस fc बटा x माइनस c ये भी धनात्मक हो गया। ठीक है, तो f डैश c ग्रेटर देन 0 था, इसका मतलब fx माइनस fc बटा x माइनस c ग्रेटर देन 0, यानी ये fx माइनस fc बटा x माइनस c कैसा है, धनात्मक। और ये धनात्मक कब हो सकता है, जब fx माइनस fc और x माइनस c दोनों के चिन्ह समान हो, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, अंश भी और हर भी, तब पॉजिटिव बनेगा, या फिर दोनों ही क्या हो, नेगेटिव। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तब तो रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि fx माइनस fc तथा x माइनस c के चिन्ह समान है, चिन्ह समान है। अब चिन्ह समान होने का मतलब आप लोग जानते हैं कि या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। अतः यदि इसका मतलब अगर x माइनस c को हम नेगेटिव लगाए लेस देन 0, तब fx माइनस fc भी नेगेटिव हो, या इसको अगर अपन हल कर दें, अर्थात देखो x माइनस c लेस देन 0, इसको आप लिख सकते हैं x लेस देन c, देन fx माइनस fc लेस देन 0, इसको आप लोग लिख सकते हैं fx लेस देन fc। ठीक है भाई,
अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये तो बात करी आपने दोनों ही कैसे नेगेटिव है, हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव हो। तो यदि x माइनस सी ग्रेटर देन 0 देन fx माइनस एफ सी ग्रेटर देन 0, अर्थात देखो x माइनस सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा x ग्रेटर देन c, तो x ग्रेटर देन c, और fx माइनस एफ सी ग्रेटर देन 0 का मतलब fx ग्रेटर देन एफ सी। ये आ गया fx ग्रेटर देन एफ सी। अब ध्यान देना भाई, दोनों ही कंडीशन को जरा ध्यान से देखना। जब x छोटा है c से तो fx भी छोटा है fc से, इसका मतलब फलन एकदिष्ट वर्तमान है। इसमें देखिएगा जब x बड़ा है c से तो fx भी बड़ा है fc से, यानी दोनों ही कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि जब x का मान बड़ा है तो fx का मान भी बड़ा है, और जब x का मान छोटा है तो fx का मान भी छोटा ही आ रहा है। ठीक है ना, यानी x का मान सीधा सा मतलब इसका क्या होगा फिर कि x का मान बढ़ने पर fx का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब फलन f एकदिष्ट वर्तमान है, और यही हमें सिद्ध करना था।